हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि जो आपको पता है हमारा DC1, DC2, DC3 में से सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा DECE2। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में फुल रिवीजन वीडियो लेकर आ गई हूँ। ये वीडियो रहने वाली है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है। सुन लिया और समझ लिया तो आपकी सारी की सारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है, एक तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। कौन से वाला क्वेश्चन पेपर है, जो कि जून 2024 में आपका पेपर आया था। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाते हुए चलूंगी और ये बताते हुए चलूंगी क्या, जैसे ये क्वेश्चंस हैं इनके प्रॉपर मैं आंसर्स लेकर आई हूँ कि कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो कितनी वर्ड लिमिट थी और कैसे इनको लिखना है। प्रॉपर इन सब के सारे क्वेश्चंस के आंसर है। ऑल्सो एक हमारे बच्चे के DC2 की, इग्नू वाले बच्चे की, जो पिछली बार जिसने पेपर दिया था उसकी आंसर शीट है। देखो 78 मार्क्स आए हुए, तो इसने पेपर कैसे अटेंड किया था, कैसे कैसे आंसर्स लिखे थे, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ऑल्सो कैसे फ्रंट शीट भरनी है, जैसे एक ये बच्चा था इसके 90 मार्क्स आए हुए हैं। और अगर आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF लेना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको हमसे 300 में मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले लेने हो चाहे हिंदी मीडियम वाले लेने हो। बेस्ट वो क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं, एक बार आपने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए तो सारी की सारी तैयारी तुम्हारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं जो आपको कवर करवा रही हूँ, ये पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ। ये प्रिंटेड वाले हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको, ये वाले जो नोट्स मिलेंगे बस ये पढ़ लिया, टेंशन खत्म। ठीक है जी, ये इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जैसे पेपर में ना इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको टैकल कर पाओगे। अभी तक बच्चे 80+, 90+ मार्क्स लेते आए हैं, है ना। अब देखो ये वाले बच्चे की जो एक की मार्कशीट थी, देखो कितने 90 मार्क्स लाया हुआ है ये बच्चा, हमारा ही बच्चा था। ठीक है, या फिर एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना हो तो वो भी ले सकते हो, जिसके अंदर वीडियो क्लासेस मिलेंगी DC1, DC2, DC3 की, PDFs मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो यहाँ पर मिल रही थी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा, रिवीजन क्लासेस होंगी, और हिंदी मीडियम का बैच अलग है, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग है। इसकी कंबाइंड फीस 599 की है। कुछ भी लेना हो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। और हमारा ये है YouTube चैनल, जिसके अंदर ढेरों फ्री वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप ये देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग, इसे भी ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी और कोई बात नहीं होगी, जो चीजें मेन थी मैंने आपको बता दी। डन हो गई बात, बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आपके सिमरन मैम तैयार है पढ़ाने के लिए, आपका तैयार होना बनता है पढ़ने के लिए। जितना ज्यादा हो सका मैं कोशिश करूंगी इन क्वेश्चंस के अंदर भी कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है या क्या पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करवाने की, कि इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट बन सकता है, आप उसे ऐसे आंसर कर सकते हो, वैसे आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सारी की सारी चीजें समझते चलेंगे। DC2 का पेपर था, बाल स्वास्थ्य और पोषण, 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे मिलते हैं, 35 या 35 से ज्यादा तो दोबारा री देनी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम हो सिमरन मैम के स्टूडेंट, और सिमरन मैम के स्टूडेंट 35 या 40 नंबर की बात नहीं करते, है ना। 70 और 80+ मार्क्स तो यूं मक्खन की तरह लेकर आएंगे हमारे बच्चे, है ना। बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि ये क्लास टफ रहने वाली है, पहले ही बता रही हूँ। अभी तक की मैंने जितनी क्लासेस ली है ना, ये उनमें से सबसे ज्यादा टफ है। ये क्लास बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो समझ लो कितनी टफ क्लास है। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, तुम्हारी सिमरन मैम पढ़ा रही है। कोई 5 क्वेश्चन करने थे आपको, हम आपको सारे प्रिपेयर कराएंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा कर देते हैं पहले क्वेश्चन का। अब ये बात भी और समझ लो, क्या
अगर आप सोच रहे हो कि कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और उसमें आपने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करा कि आप पहला कर रहे हो, तो उसका क पार्ट भी करना है, ख भी करना है और ग भी करना है, तभी ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपने पहले क्वेश्चन का क और ख करके छोड़ दिया, ग छोड़ दिया, तो ये 10 नंबर आपके चले गए। ठीक है जी, तो कंप्लीट क्वेश्चन करना है। समझ गए बात को? ठीक है जी। पहले क्वेश्चन का क पार्ट कहता है स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, उदाहरण दीजिए। ये बेसिकली क्या थे, अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, कई बार ना क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ना ट्विस्टेड सा हो जाता है, समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं, तो इसमें आपको ऊपर इसका इंग्लिश मीडियम का वर्जन भी होता है, तो उसमें देख लेना क्या था। ये बेसिकली थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितना मुझे लगता है इन्होंने इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन डाली हुई है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये हो सकता है सही हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है मैं वो आपको समझा दूंगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या कहता है, उत्तर क्या कह रहा है, देख लो। पोषक तत्व मैंने आपको बार बार बता रखा है, आंसर को अटेंड करने का बेस्ट तरीका होता है छोटी सी इंट्रोडक्शन लिख दो, फ्लो चार्ट बना दो, मेन पॉइंट्स लिख दो, एग्जांपल्स लिख दो और नीचे निष्कर्ष लिख दो। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाए, ऐसे ही स्क्रीन पे भर जाती चीजें, जहां भी जो चीज लगे ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के उनके ऐसे ऐसे साइडों में लिख देना। ठीक है जी, फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, पोषक तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा और विकास, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि और बेटर तरीके से आप देख पाओ। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन चल रही है। पोषक तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा और विकास, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। इन्हें शरीर की आवश्यकता के आधार पे 2 प्रकार में बांटा गया है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपका ये जो क्वेश्चन था स्थूल और सूक्ष्म, ये यही पूछना चाह रहा था, मुझे लगता है इनकी ट्रांसलेशन में कोई अलग से सिस्टम था, लेकिन ये यही है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप स्थूल और सूक्ष्म भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्या था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर के समग्र कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, एनर्जी की प्राइमरी सोर्स है। ठीक है जी, उदाहरण में क्या आ जाएगा, चावल, रोटी, आलू। ठीक है जी, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर साइंस से रिलेटेड बहुत से शब्द आएंगे, बहुत से वर्ड्स आएंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको साथ के साथ जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका मतलब बताती जा रही हूं। जैसे यहां पर आ गया ऊतकों के निर्माण, बेसिकली टिश्यूज के निर्माण और रिपेयर के लिए आवश्यक। प्रोटीन किससे मिलता है, अंडे से, मांस से और दालों से। ठीक है जी, थर्ड, वसा, फैट्स केंद्रित ऊर्जा प्रदान करते हैं और कुछ विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं। कुछ विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं, यानी कि उनके अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। डिफिकल्ट वाला वर्ड आ गया, अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। उदाहरण में आ गया मक्खन, तेल और मेवे। चौथा ये हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। शरीर को हाइड्रेट रख, चौथा आ गया पानी, शरीर को हाइड्रेट रखने, तापमान नियंत्रित करने और पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन देख लो, स्थूल और सूक्ष्म जो था ये मैं वही बता रही हूं, स्थूल और सूक्ष्म का। यहां पर हमने नाम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो था प्रॉपर, मुझे लग रहा है इसकी ट्रांसलेशन नहीं आई हुई थी। मेन क्वेश्चन ये था मैक्रो और माइक्रो। ठीक है जी, और हिंदी में हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो हो गया हमारा
स्थूल, ठीक है जी, तो आप इसको मान सकते हो। ये स्थूल वाले के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको स्थूल और सूक्ष्म लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, और मैक्रो और माइक्रो लिखना हो वो भी लिख सकते हो। मैक्रो की बात हो गई तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व है जिनकी शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यक, जिनकी शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये विभिन्न शारीरिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं। जैव रासायनिक एक डिफिकल्ट वर्ड आ गया, इसको हिंदी में मतलब इसका बेसिकली इंग्लिश मतलब होता है बायोकेमिकल, ठीक है, जो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं उसको कहते हैं बायोकेमिकल, जैव रासायनिक। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रो की स्थूल, यहां पे आ गया ना, क्वेश्चन दिखा देते हैं। स्थूल और मैक्रो जो थे लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, और ये जो आ गए सूक्ष्म, जिसे आप कह देते हो सूक्ष्म या फिर माइक्रो, माइक्रो छोटी क्वांटिटीज, मैक्रो बड़ी क्वांटिटीज, माइक्रो छोटी क्वांटिटीज में, ठीक है जी। इसमें विटामिन और खनिज जिनको मिनरल्स शामिल है। विटामिन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? विटामिन ए जो कि दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए अच्छा है। दृष्टि यानी कि विजन, आंखों का विजन अच्छा होता है, और प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम, जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा आप छोटी छोटी जो डिसीजेस होंगी उनसे लड़ पाओगे। उदाहरण किस किस से मिलता है? गाजर और पालक से, इसलिए गाजर और पालक खा लिया करो। विटामिन सी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, कोलेजन उत्पादन के में सहायक, ठीक है जी। उदाहरण क्या है? खट्टे फल और टमाटर। दूसरा खनिज मिनरल्स, कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। उदाहरण किससे मिलता है कैल्शियम? दूध और पनीर से मिलता है, ठीक है जी। इसलिए दूध पी लिया करो और पनीर खा लिया करो ताकि कैल्शियम आपका पूरा रहे और हड्डियां मजबूत रहे, ठीक है। आयरन लोहा तत्व रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक, ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किससे मिलता है? पालक से और लाल मांस से। अब यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी जिसको आप निष्कर्ष कह सकते हो। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि स्थूल और सूक्ष्म खाद्य पदार्थ, जहां पे क्वेश्चन कह रहा था ना स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों आवश्यक है। एक संतुलित आहार जिसमें ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो स्वस्थ जीवन का आधार है। ऐसा क्वेश्चन लिख के आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 4 में से 4 ही मिल जाएंगे। एग्जामिनर भी सोचेगा कौन सा समझदार बच्चा आया इतना बढ़िया आंसर लेके, है ना। एग्जामिनर को क्या पता सिमरन मैम का बच्चा आया। चलो, ख पार्ट क्या कह रहा है? प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों से बचाव करने वाले खाद्य पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। जी, दो उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे फॉन्ट। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ शरीर को दैनिक कार्यों और शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या कर रहे हैं? ये खाद्य पदार्थ शरीर को दैनिक कार्य, डेली एक्टिविटीज करने और शारीरिक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया क्या? चावल। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करता है। चावल का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत है चावल। मक्खन वसा से भरपूर होता है, फैट से भरपूर होता है मक्खन, जो केंद्रित ऊर्जा प्रदान करता है, कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरे शरीर वाले खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ शरीर के ऊतकों के विकास, ऊतकों क्या होता है? टिश्यूज के विकास। पहला आ गया कौन?
अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों और ऊतकों के विकास के लिए आवश्यक हैं। दूध दूसरा आ गया, प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करता है जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जैसे जैसे जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है, बस ध्यान से इस वीडियो को 2 बार भी सुन लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं जो प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं और बीमारियों से बचाव करते हैं। पहला कौन है? पालक। आयरन और विटामिन ए से भरपूर होता है जो समग्र स्वास्थ्य में बढ़ावा देता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, हल्का सा मौसम चेंज हुआ, बीमार पड़ गया, छींके लग गई, खांसी लग गई, है ना? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज आता है, कुछ भी हल्का सा भी बैक्टीरिया आ गया, कुछ आ गया, बीमार पड़ जाता है ना? लेकिन जिस बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिस बच्चे का प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी है, आइसक्रीम खा ले, ठंडे मौसम में एसी में बैठ जाए, तब भी बीमार नहीं पड़ता। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने है और भरने में मदद करना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपके लिए इतने टफ पेपर को लेकर आई हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तीसरा क्या कह रहा है? गर्भावस्था के दौरान होने वाली शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, अपनी गर्भावस्था में होती है, तो उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। किस किस चेंज, क्या क्या चेंज आता है और उसके पीछे का कारण क्या है, वो हम आपको अभी बताएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन था तो प्रॉपरली बताएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। ठीक है जी। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं ताकि भ्रूण, वो जो फीटस बच्चे पेट में होता है, के विकास में को समर्थन दिया जा सके। वो फीटस जो बच्चा मां के पेट में होता है, उसकी डेवलपमेंट में मदद हो पाए। ये परिवर्तन लगभग सभी शारीरिक प्रणालियों में होते हैं और मां और बच्चे दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शरीर को अनुकूलित करते हैं। मतलब जो भी मां की रिक्वायरमेंट्स हैं या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करते हैं। पहला है हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल बहुत से चेंजेस आते हैं। प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है। अब ये मत बोलना मैम इनकी हिंदी बताओ, ये साइंस के वर्ड्स हैं। मतलब बेसिकली जो डॉक्टर बन रहा है उसको पता है कि कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्या कर रहा है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस पढ़ लेना है और वहीं पर लिखकर आ जाना है। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास में मदद करता है। वो जो फीटस, छोटा सा बच्चा मां के पेट में है, उसके डेवलपमेंट में मदद करता है। दूसरा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्वास्थ्य के पहले 3 महीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोलोगे मैडम इसका नाम कैसे याद करें? थोड़ा सा नाम याद कर लो, थोड़ा सा ऐसे लिख के आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज इसमें इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा लगभग 30 से 50% तक बढ़ जाती है, जिससे भ्रूण को ऑक्सीजन, भ्रूण बेसिकली ये फीटस है, मां के पेट में जो बच्चा होता है, जिससे भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान किया जा सकता है। अब नेचुरली सी बात है, एक लड़की है, उसके अंदर जितना ब्लड है वो उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अब एक बच्चा उसके पेट में आ गया तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस लेडी का भी ब्लड बढ़ेगा ना, तो 30 to 50% तक बढ़ जाता है। 10 से 20 प्रति मिनट और हृदय उत्पादन
ठीक है, बढ़ता है, हृदय उत्पादन बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट जिसको कहते हैं। प्रारंभिक चरणों में रक्तचाप में हल्की कमी हो सकती है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये मत बोलना मैम इतने डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए हैं या कैसे कैसे स्पेलिंग्स आ गई हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, डॉक्टरी वाली पढ़ाई से रिलेटेड है, तो जैसा है बस पढ़ लो, समझ लो। थोड़ी बहुत आपके कहते हैं स्पेलिंग गलत भी लिखा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट सही होना चाहिए। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली। ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के कारण श्वसन दर तेज हो जाती है। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सांस लेने वाला भी दर तेज हो जाती है। गर्भाशय के बढ़ने से डायफ्राम ऊपर उठता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन श्वसन की गहराई टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है। सारे के सारे साइंस के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, फिर आ गया क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या कह रहा है, हार्मोनल बदलाव के कारण सुबह की मतली मॉर्निंग सिकनेस सामान्य होती है। सुबह सुबह आप देखोगे प्रेग्नेंट लेडी को उबाक आने लग जाते हैं, ऐसे वॉमिटिंग टाइप सा फील होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उनका पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक हो जाता है। पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज और अम्लता, हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। ऐसे कहते हैं ना, जलन सी हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, या कब्ज हो जाती है, तो ये सब नॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, मूत्र प्रणाली यानी कि यूरिनरी सिस्टम, गुर्दे के कारण गुर्दे का कार्य बढ़ जाता है, किडनी का कार्य बढ़ जाता है, ताकि मां और भ्रूण के अपचित पदार्थ को निकाला जा सके। जो भी बच्चे का और माँ का मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको निकाला जा सके, तो वो होता है किडनी। किडनी के ऊपर कार्य बढ़ जाता है। बढ़ते गर्भाशय के मूत्राशय पर दबाव डालने के कारण बार बार पेशाब की समस्या उत्पन्न होती है। प्रेग्नेंट लेडी को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये सारे बॉडीली चेंजेस हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम आते हैं। फिर क्या आ गया, कंकाल प्रणाली, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम क्या कह रहा है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कह रहा है वजन बढ़ने और हार्मोनल प्रभाव के कारण मुद्रा में बदलाव होता है, जिससे पीठ दर्द हो जाती है। ठीक है जी, रिलैक्सिन हार्मोन जोड़ और लिगामेंट्स को नरम बनाता है, जिससे श्रेणी पेल्विस प्रसव के लिए तैयार हो सके। मतलब बॉडी में बहुत से ज्यादा चेंजेस आ गए ना। एक नॉर्मल बॉडी के अंदर एक बच्चा आ गया, उसकी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होंगी, वो डेवलप होगा, उसको आपके शरीर से बाहर आना है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर होगी। तो उस हिसाब से आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। 7वां पॉइंट, त्वचा और बाल। त्वचा में पिगमेंटेशन बदलाव होते हैं, जिससे लिनिया निग्रा और मिलास्मा, जिसको हम गर्भावस्था का मास्क कह देते हैं, हार्मोनल प्रभाव के कारण बाल तेजी से बढ़ सकते हैं और घने दिख सकते हैं। वैसे तो लड़कियों का इतना हेयर फॉल होता रहता है, लेकिन उस दौरान बाल तेजी से बढ़ते हैं और घने दिख सकते हैं। वो परिवर्तन प्राकृतिक है और बच्चे के विकास, मां को प्रसव और स्तनपान के लिए तैयार करने में सहायक होते हैं। कि जब मां बच्चे को जन्म देगी या उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। लो जी, एक और क्वेश्चन कर लिया। तो ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आप कर चुके हो। तीनों के तीनों पार्ट्स कर चुके हो, तो बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है, क पार्ट क्या कह रहा है, भोजन के पाचन और उपयोग की प्रक्रिया को समझाइए। भोजन के पाचन और उपयोग की प्रक्रिया को हमें समझाना है। ठीक है जी, भोजन के पाचन और उपयोग की प्रक्रिया। छोटा सा इंट्रोडक्शन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर जो खाना खाता है उसे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ताकि उससे ऊर्जा,
विकास और मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है जो कि नीचे दी गई है। सबसे पहले खाना, सबसे पहले हम खाना खाते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम खाना खाते हैं। खाना मुंह में जाता है जहां पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है जी, अब हमने खाना खा लिया, जो भी चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल खाने थे हमने खा लिए, है ना। बोलोगे एग्जाम्पल हेल्दी के लिए, है ना। ये मैं बोलती दाल चावल खा लिया, बोलोगे क्या मैडम दाल चावल की बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने मोमो, स्प्रिंग रोल ऐसी चीजों के नाम दिए ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाए। बाकी फूड खाना नहीं चाहिए, अनहेल्दी फूड खाना नहीं चाहिए, दाल रोटी सब्जी ये फूड खानी चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त बने रहो और अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है जी। मुंह में पाचन, यांत्रिक पाचन। अब यांत्रिक पाचन क्या कह रहा है? यांत्रिक पाचन फिर से एक नया सा शब्द आ गया है जो कि बेसिकली आपको ये बताता है क्या कि मैकेनिकल डाइजेशन, इसको इंग्लिश में बेसिकली कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। हमारे दांत खाना चबाते हैं, मैं कुछ खा रही हूं तो मेरे दांत खाने को चबाएंगे ना, और उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। फिर आ गया रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन क्या कह रहा है? रासायनिक पाचन कह रहा है केमिकल प्रोसेस। लार, थूक, आपको पता है जब हम कुछ खाना खाते हैं हमारे मुंह में सलाइवा होती है, थूक होती है, में एक एंजाइम होता है जिसे इमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च जैसे रोटी या चावल को सरल शर्करा मतलब सिंपल शुगर में बदलना शुरू कर देता है। ये हमारा फूड का प्रोसेस है। तीसरा होता है आहार का पेट में जाना। अब वो जो खाना है मुंह से पेट की तरफ जा रहा है। चबा हुआ खाना जिसे बॉल्स कहते हैं, गले के जरिए पेट में जाते हैं। बेसिकली एक हमारी फूड पाइप होती है जिसे कि हम ईसोफेगस कहते हैं। गले में पेट के पास मांसपेशियां लहराते हुए गति, बेसिकली ईसोफेगस, फूड पाइप के थ्रू आपका खाना गले से पेट में जाता है। ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है देख लेते हैं। पेट में पाचन, पेट में खाना गैस्ट्रिक जूस से मिलकर पचता है। हमारे पेट में ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसके साथ वो मिल जाता है और डाइजेस्ट होता है। इन जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम पेपनेस होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। खाना एक गाढ़ा तरल रूप में बदल जाता है जिससे कि चाय कहा जाता है। सारे के सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, इनको मैं भी आसानी के शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर सकती, आपको इन्हीं को याद करना पड़ेगा। फिर छोटी आंत में पाचन, पेट के बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। छोटी आंत में अग्राशय, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? अग्राशय और जिगर में पाचन रस आते हैं, ओके जी, जो खाना तोड़ने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा को ग्लूकोज ऊर्जा के लिए शर्करा में बदला जाता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में बदला जाता है। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऊर्जा और कोशिका मरम्मत के लिए बदला जाता है। ये क्या आ गया? अच्छा, ये बता रहा है हमें स्क्रीन कि हम फुल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी, वापस से स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये बता दिए कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, वसा का क्या होता है। अब 6 पॉइंट क्या कह रहा है? पोषक तत्वों का अन्वेषण। पोषक तत्वों का अन्वेषण बेसिकली होता है, अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाए उसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है। विल्ली, छोटी छोटी अंगूठी जैसे प्रोजेक्शंस छोटी आंत में पाचन के बाद पोषक तत्वों को रक्त में आश्वासित करती हैं। अब क्या हुआ, जो फूड हमने खाया उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटी छोटी छिल्ली उसके साथ हमारी ब्लड में सर्कुलेट होने लग जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि बहुत सारी क्लासेस लेके मेरे को भूख लग गई तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन मैंने कुछ खा लिया तो खाते ही मेरे अंदर एनर्जी आ गई, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जब मैंने खाया वो मेरे ब्लड में चले गए और मेरे अंदर एनर्जी आ गई, है ना। ये पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है।
7वां पॉइंट, लेकिन तुम खाते हो तुम्हें लगता है कितना आसान है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर कितने प्रोसेस चलते हैं। इसलिए जो खाते हो अच्छा खाया करो, ढंग का खाया करो। ये चाउमीन मोमोज से कुछ नहीं होता, सारा का सारा आपका शरीर खराब करते हैं और फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, पेट खराब हो जाता है, कुछ और दिक्कत आ जाती है ना। हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, दाल रोटी सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, है ना। पोषक तत्वों का उपयोग, अब उसका यूज करा जा रहा है। ग्लूकोज शरीर द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। एमिनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। फैटी एसिड ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है या कोशिका की छल्ली बनाने में उपयोग होता है। लास्ट में आ गया अपचिष्ट का उत्सर्जन, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, जो वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। जो खाना जो शरीर पचा नहीं सकता वह बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से पानी अवशोषित हो जाता है, पानी अवशोषित हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, जो बचता है वह अपचिष्ट होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड होता है, हमारे किसी यूज का नहीं होता, जिसे मल के रूप में पेट से और मलदार से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस हिसाब से संक्षेप में, शॉर्ट में बताएं तो क्या, एक सेकेंड, संक्षेप में पाचन वह प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर जो खाना खाता है उसे ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलता है, जो हमारे विकास, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए जरूरी होते हैं। बाकी बचा हुआ अपचिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। 10 नंबर का क्वेश्चन था, जिस हिसाब से मैंने बताया था ऐसे लिख के आओगे तो 9 मिल सकते हैं या फिर 9.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये मत बोलना 10 क्यों नहीं मिल सकते, थ्योरी में ना कभी वो फुल देते नहीं है, जितना मर्जी बढ़िया नंबर पेपर लेके आ जाओ 10 तो देंगे नहीं, तो 9 या 9.5 आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी, डन हो गई बात। प्रश्न 2 का ख पार्ट कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आया था। और बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पे किन्हीं 5 स्वास्थ्य पोषण संबंधित कार्यक्रमों की सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है जी, राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पे जो कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, माँ और बच्चे के लिए। ठीक है जी, उसके बारे में बता देते हैं। इसके साथ साथ अगर नोट्स लेने हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये रहा, इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बेस्ट नोट्स ले सकते हो, जो कि पता नहीं मैंने कितनी मेहनत के बाद, कितनी रिसर्च के बाद एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक आंसर इतने अच्छे तरीके से बनाया है। मेरा हैंड रिटन, मेरी रिसर्च, मेरा प्यार, मेरा डेडिकेशन नोट्स के अंदर है, जो कि एक बार आपने पढ़ लिया एंड यू आर बैंग ऑन रेडी फॉर योर एग्जाम्स। और जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ वही नोट्स आप अपने बच्चों के हाथों में दिखेंगे, उसी से पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो फिर ये मुझे भरोसा है अपनी टीचिंग पर कि मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं या ये कोर्स बनाया है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो फ्री क्लासेस हमारे लेवल अप लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इंग्लिश प्रिपरेशन, हिंदी प्रिपरेशन, इस पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है जी, इसके अंदर ये सारे के सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीजें, पेपर आंसर कैसे लिखनी है, ये प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो भी पास हो जाओगे। वीडियो देखकर जाओगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 5,500 लाइक्स देख लो पहले ही है, थोड़े से और कर देना, है ना। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल है हमारा लेवल अप लर्निंग का, इसे ज्वाइन कर लेना। 5,000 से ऊपर इसमें बच्चे हैं, सारे के सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। जैसे DC1 की मैंने फुल रिवीजन डाली थी, तो इसमें डायरेक्ट लिंक आ जाता है। क्या करना होता है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना होता है और आप सीधा का सीधा पहुंच जाते हो वीडियो पर। ठीक है जी, ठीक है जी, देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कहां पढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, बारी है आंसर को समझने की। पहला 5 बताने ना, पोषण राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती महिलाओं
और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। इसका प्रमुख उद्देश्य कद में कमी, कुपोषण और अनीमिया को कम करना है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 1975 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम 6 साल से कम उम्र के बच्चों और माताओं को पोषण संबंधी सहायता, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। इसके अनुरूप पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं शामिल हैं। तीसरा क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2017 में शुरू की गई ये योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के बाद उचित आराम कर सके और अपनी पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सके। ठीक है जी, 3 पढ़ लिए, बाकी 2 भी देख लो। ऐसे प्रिपेयर करके जाना है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया बस लिखना शुरू, सोचने की भी देरी ना लगाए, है ना। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया लिखना शुरू कर देना है। एक बात और, क्या पहले के जो जमाने के बच्चे थे वो क्या कहते थे? सीनियर्स, भैया कोई टिप दे दो कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। उन सीनियर से टिप्स मत लेना, वो टिप पता है क्या देंगे? शीटें भर के आ जाओ, पास हो जाएगा। वो जमाना चला गया, अब तो शीटें ही नहीं है, भरोगे कैसे? मेरा मतलब अब इग्नू में कोई भी सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती। एक आपको शीट का बंडल मिलता है, जैसे ये शीट का बंडल है, इसके अंदर अगर आप शीटों को काउंट करोगे तो क्या है, इसके अंदर अगर आप शीटों को काउंट करोगे तो टोटल 24 शीट्स हैं लिखने वाली। कैसे हैं? 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, ऐसे 24 शीट्स हैं लिखने वाली। तो आपको अपने आंसर्स को इस हिसाब से लिखना है कि पूरा का पूरा पेपर इन 24 शीट्स में आ जाए। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो में डालूंगी जिसके अंदर बताऊंगी कितनी शीट्स होती हैं। ठीक है जी, फ्रंट पेज को कैसे भरना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, वो वीडियो भी देख लेना। फिलहाल पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। बस मेरा मकसद ये था बताने का कि उन सीनियर्स की बात बिल्कुल नहीं सुननी जो कि ये कहते हैं कि शीटें भर के आ जाइए, नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा कहता भी है तो उसको बता देना कि भाई या बहन अब वो तो चला गया है, अब शीटें ही नहीं है, भरे कैसे, है ना। चलो फिर चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, जिससे बेसिकली माता और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह टीकाकरण, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। 5वां, जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 में शुरू की गई यह योजना संस्थागत प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन देती है। बेसिकली जो गरीब लेडीज होती है उनको कैश इंसेंटिव्स दिया जाता है ताकि सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिल सके और माता और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। अगर आपको पता हो, कुछ गरीब लोग होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम क्या करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते या घर पे ही वो डिलीवरी करा लेते हैं या अनएक्सपीरियंस लोग से करवा लेते हैं, तो उसमें माँ की हेल्थ को भी रिस्क रहता है और बच्चे की हेल्थ को भी रिस्क रहता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। ग पार्ट क्या कहता है, देख लो। रेशा शरीर में पचता नहीं है और इस प्रकार कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने जवाब का औचित्य साबित कीजिए। सहमत है तो क्यों सहमत है, नहीं सहमत क्यों तो क्यों नहीं सहमत। ठीक है जी, नहीं जी हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत? बेसिकली इनका ये जो क्वेश्चन था ये था रेशा को हम अगर इंग्लिश में
उसको कहते हैं फाइबर। ठीक है, नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं, जबकि ये सत्य है कि फाइबर शरीर में पचता नहीं है। जो हमारा फाइबर होता है ना, पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। फिर भी इसका स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी इसके हमारी हेल्थ के लिए काफी योगदान है, जिसके कारण नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है? पाचन में सहायता करता है, जो हमारे डाइजेशन होते हैं उसमें मदद करता है। फाइबर आंतों में भोजन के संघर्ष प्रदान करके, घर्षण प्रदान करके आंतों के माध्यम से भोजन के प्रसार में मदद करता है। इससे नियमित मल त्याग में सहायता मिलती है और कब्ज की समस्या कम होती है। यह अपचिष्ट के सुचारू रूप से बाहर निकलने में मदद करता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाद्य स्रोतों के रूप में कार्य करता है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। ये स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखने में मदद करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है। घुलनशील फाइबर चीनी के अवशोषण को धीमा कर देते हैं। बेसिकली शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे लो कर देते हैं, जिससे कि हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करने में मदद मिलती है, जिससे कि हमारे ब्लड में ज्यादा शुगर नहीं आता है। खासकर डायबिटीज के रोगियों के लिए, बेसिकली जो डायबिटीज जिनको हो रखी होती है उनको कहते हैं ना कि कम शुगर कंज्यूम करो। ठीक है, जितनी ज्यादा उनकी बॉडी में शुगर आएगी दिक्कत आएगी, तो ये उसमें भी मदद करता है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम कर देता है। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के साथ बांधकर उसे रक्त प्रवाह में अवशोषित होने से रोकता है। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं, जो हमारा रक्त ब्लड में ऑब्जर्व होके जो उसने ट्रांसपोर्ट होना होता है पूरी बॉडी में, उस पर रोक लगा देता है। इससे कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर कम हो जाता है। पूरा जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है, जो दिल की बीमारियों का जोखिम को घटाता है। पांचवा, वजन प्रबंधन में सहायक। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आमतौर पर कम कैलोरी वाले होते हैं और ये लंबे समय तक पेट को भरा रखते हैं। ऐसे एक बार आपने कुछ खा लिया तो आपको लगता है पेट तो भरा हुआ है, पेट तो भरा हुआ है, तो आप खाओगे नहीं तो आपका ज्यादा वेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एंड में लिख देंगे क्या? निष्कर्ष, कंक्लूजन। हालांकि फाइबर शरीर द्वारा पचाया नहीं जाता, फिर भी ये पाचन में मदद करने, हृदय स्वास्थ्य में बढ़ावा देने, वजन प्रबंधन और रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए यह एक स्वस्थ आहार का आवश्यक हिस्सा है। एक और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम ये समझ चुके हैं तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी आसानी से हम पेपर को कर पाएंगे और 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स लाके की जो लेगेसी है कि सारे टॉपर्स हमारे जाते हैं उनको मेंटेन करेंगे, है ना। जब पेपर दे के आओगे 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे भेज देना। ये रहा हमारा लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर, स्क्रीन के ऊपर और नीचे हर जगह दिख रहा होगा। छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना के भेज देना, जिसमें अपना नाम बता देना, आप कहाँ से हो और आपको सिमरन मैम से पढ़कर कैसा लगा बता देना। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब आती है उनके नोट्स भी लेने हो तो आपको वो भी हमसे मिल जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन पार्ट्स करने हैं, यानी कि क ख ग सब करना है। पहला क्या? जन संतुलन, वाटर बैलेंस से आप क्या समझते हैं बताइए। वाटर बैलेंस से आप क्या समझते हैं? किसी ने सोचा था इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा? पूछा है तो हम आंसर जरूर करेंगे। वाटर बैलेंस, पानी का संतुलन
उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण और रख रखाव किया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना पानी है, ठीक है, इसका रख रखाव किया जाता है ताकि ये स्वस्थ सीमा के भीतर रहे। ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरी बॉडी में पानी ही पानी है, ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई। तो एक बैलेंस होता है हमारी बॉडी के लिए। पानी का संतुलन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण और रख रखाव किया जाता है ताकि यह स्वस्थ सीमा के भीतर रहे। यह पानी के प्रवेश और निकासी के बीच संतुलन बनाए रखने में जुड़ा होता है कि कितना पानी मैं पी रही हूँ और कितना पानी मेरी बॉडी से निकल रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाकर रखता है। यह कई शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है जैसे तापमान नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर, पाचन, पोषक तत्वों का परिवहन और अपचिष्ट को हटाना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना। एक स्वास्थ्य पानी का संतुलन तब माना जाता है जब शरीर में पानी की मात्रा और बाहर निकलने वाली पानी की मात्रा बराबर होती है। जितना हम पानी ले रहे हैं और जितना पानी निकल रहा है उसकी मात्रा इक्वल होती है, तो उसको कहते हैं वाटर बैलेंस। ठीक है, कहते हैं वाटर बैलेंस दोनों जगह पर इक्वल हो गया, वही वाला। पानी के संतुलन के घटक बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या है? पानी का प्रवेश, दो चीजें हो रही है, या तो मैं पानी पी रही हूँ या मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है। यही दो कंपोनेंट्स है। पी रही हूँ, जो आ रहा है पानी, वो कैसे आ रहा है देख लो। पानी का प्रवेश, शरीर में पानी प्रवेश करता है तरल पदार्थ पीने से। पानी पी लिया, जूस पी लिया, मेरी बॉडी के अंदर पानी आ गया। खाद्य पदार्थों से, फल, सब्जियां आदि में पानी होता है, उसके अंदर काफी जूसी होता है, बॉडी के अंदर। चयापचय प्रक्रियाओं से, शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से भी थोड़ा पानी बनता है। बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे भी पानी बनता है। ठीक है जी। पानी का निष्कासन बाहर कैसे निकलता है? मूत्र, यह पानी का मुख्य निष्कासन मार्ग है, जो हम यूरिनरी मतलब करते हैं, उससे हमारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। पसीना, त्वचा से, बेसिकली हमें गर्मियों में पसीने आते हैं ना, सांस के माध्यम से, सांस छोड़ते समय पानी वाष्यम के रूप से निकलता है। अब मैं ऐसे सांस छोड़ रही हूँ क्योंकि इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, तो भी मेरी बॉडी से पानी निकल रहा है। तो इसलिए कहते हैं पढ़ाते पढ़ाते जब हम इतनी लंबी क्लासेस लेते हैं, हमें साथ में पानी पी लेना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए पानी। थोड़ी मात्रा में पानी मुंह के साथ भी बाहर निकलता है, जो हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं बॉडी से, उसके साथ भी पानी निकलता है। पानी का संतुलन बनाए रखना, शरीर पानी के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करता है। गुर्दे यानी कि किडनी पानी को फिल्टर और पूर्ण अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि प्यास की भावना शरीर को पानी की आवश्यकता होने का संकेत देती है। अगर मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, तो विच मीन्स मेरी बॉडी के अंदर पानी कम हो गया है और मुझे पानी पी लेना चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि भाई अब तू पानी पी ले, है ना। पानी के संतुलन का महत्व, अगर वाटर बैलेंस होगा तो उसकी महत्व क्या है? पानी का सही संतुलन शरीर के हाइड्रोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है जी। यह गुर्दे की कार्य प्रणाली को बनाए रखने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। यह सभी चयापचय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य करने, पोषक तत्वों और अपचिष्ट को परिवहन करने में सहायता करता है। देखो पानी की कितनी वैल्यू है, इसलिए कहते हैं ढंग से पानी पी लिया करो, क्योंकि हम पानी नहीं पीते ना तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। पानी की भी बहुत वैल्यू है। पानी के संतुलन में असंतुलन, बैलेंस नहीं होगा तो उससे क्या होगा? वाटर बैलेंस नहीं होगा तो सूखापन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन तब होता है जब पानी की हानि पानी के प्रवेश से अधिक हो जाती है। बेसिकली कह रहे हैं पानी पिया लेकिन निकल ज्यादा गया तो बॉडी में पानी कम, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे कि थकान महसूस होगी,
चक्कर आएंगे, त्वचा में सूखापन, ऐसे लगता है ना, कई बार हम स्किन को देखते हैं टुकड़ी टुकड़ी सी दिखती है, बेसिकली वो ड्राई स्किन की होती है क्योंकि हमारी बॉडी में पानी कम होता है। अत्यधिक हाइड्रेशन हो गई जब पानी का अत्यधिक सेवन किया जाता है। अच्छा, ओवर हाइड्रेशन, ज्यादा ही पानी पी लिया, पानी पी जा रहे हैं, अत्यधिक सेवन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर के ऊतकों में सूजन आ जाती है। पीना, कम भी नहीं पीना, बैलेंस पीना। निष्कर्ष, सही पानी के संतुलन को बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि शरीर पूरी तरीके से काम कर सके। ज्यादा पानी भी नहीं पीना, कम पानी भी नहीं पीना, बना के रखना है, बैलेंस बनाकर रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ख पार्ट क्या कह रहा है? प्रोटीन और कार्बोज प्रत्येक के 3-3 कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से उसका आंसर लिखेंगे। थक तो नहीं गए? बोलोगे मैडम थक तो गए हैं, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो और जरूर पढ़ाएंगे, अभी तो हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना। रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि एक ही वीडियो में ढेर सारा पढ़ा दो। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के 3 कार्य है: ऊतक, मरम्मत और विकास, बेसिकली टिश्यूज रिपेयर और उनकी डेवलपमेंट। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत, बेसिकली टिश्यूज को रिपेयर करता है और उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह मांसपेशियों, त्वचा और अन्य ऊतकों के पूर्ण निर्माणों में मदद करता है जो शारीरिक गतिविधियों या चोटों को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये सब देख के आप समझ पाओगे कि बहुत ही टफ पेपर है। टफ पेपर है तो थोड़ी शांति से अच्छे से पढ़ लेना, तभी पास होंगे, है ना। तो थोड़े से प्रैक्टिकल वर्ड्स, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आपको समझने हैं। एंजाइमों के निर्माण में मदद करते हैं जो शरीर में जैविक प्रतिक्रियाएं को तेज करते हैं, जैसे पाचन और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं। तीसरा पॉइंट, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करने में मदद करते हैं जो शरीर के संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए हानिकारक रोग जनकों की पहचान और निष्क्रिय करने का काम करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन के क्या क्या काम हो गए? ऊतकों की मरम्मत और विकास हो गया, एंजाइमों का निर्माण हो गया और प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, पहला है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, एनर्जी का क्या है? प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। इनका पाचन होने पर ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं जो कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग होते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है ऊर्जा का भंडारण, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है। जब शरीर को जरूरत होती है तो ये भंडारित ऊर्जा का उपयोग करता है, जैसे शारीरिक गतिविधि या उपवास के दौरान। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? रक्त शर्करा का नियंत्रण, बेसिकली जो ब्लड के अंदर शुगर्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने में मदद करता है। सरल कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी अवशोषित होते हैं, जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे ग्लूकोज को रक्त में छोड़ते हैं, जिससे ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है। एक और क्वेश्चन आप समझ चुके हो, जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से आप समझ चुके हो, याद हो गए होंगे। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार जरूर से जरूर देखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ग पार्ट क्या कहता है? किन्हीं 3 वसा विलीय विटामिनों के नाम बताइए। ठीक है जी, बता देते हैं।
किन्हीं 3 वसा के घुलनशील विटामिन, बेसिकली जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वसा के घुलनशील 3 विटामिन निम्नलिखित हैं। छोटा सा आंसर है, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा। क्या कह रहे हैं? विटामिन ए। यह दृष्टि, रोग प्रतिकारक क्षमता और त्वचा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। पहला क्या है? सॉल्युबल विटामिन ए। दूसरा है विटामिन डी, यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, अब्जॉर्प्शन में। ठीक है जी, जिससे हड्डियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। तीसरा है विटामिन ई, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिससे कोशिकाओं की क्षति से बचता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और शरीर में वसा उत्कों और यकृत में संग्रहित होते हैं। छोटा सा आंसर था, प्यारा सा, जो कि आप समझ चुके हो। 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है जी। तो आज की ये वीडियो पार्ट 1 रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारा इतना टफ पढ़ा दिया तो तुम्हें समझने में भी दिक्कत आएगी। ये रहने वाली है पार्ट 1 वीडियो। आगे वाली वीडियो जो पार्ट 2 आएगी, पार्ट 2 जो वीडियो आएगी, ठीक है जी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का क ख ग, 5th का क ख ग, 6th और 7th सारा का सारा हम आपको करवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 में मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? ये वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग का है। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डीसी के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। ये कोर्स लेना चाहो तो ये भी लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिलेगा। फ्रंट पेज इग्नू का आपका ऐसा होगा जिसको आपको भरना होगा, पहले एनरोलमेंट नंबर फिगर्स में लिखना है, उसी को वर्ड्स में, जैसे ये 2 है तो TWO2, 3 है तो HRE3। एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपकी हॉल टिकट पे लिखा होगा, वहां से लिखना है, डेट और डे, प्रोग्राम कोड DECE, कोर्स कोड DECE 3, 1, 2, 3 जो भी है, और कोर्स टाइटल में ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है जी, यहाँ लिखा होता है बाल स्वास्थ्य और पोषण, तो यहाँ पे आपको वो लिखना होता है, हिंदी या इंग्लिश पेपर अटेंड कर रहे हो वो लिखना होता है। एक यहाँ, एक आपका साइन यहाँ होता है और एक आपका साइन यहाँ होता है। ठीक है, और एक आपका साइन यहाँ पर होता है। ऑल्सो किसी भी मीडियम में एडमिशन ले रखा है, हिंदी में पेपर देना चाहो तो दे सकते हो। इसको सारा का सारा हम समझा देंगे किसी वीडियो में। ये नोट्स लेने हो तो नोट्स ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। इनफैक्ट पिन मैसेजेस में मैंने फ्री में बुक्स डाली हुई हैं इग्नू की सारी, ये आप देख सकते हो। डाउनलोड करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से हिंदी इंग्लिश सब डाली हुई है। और यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग का है ये वाला। ठीक है जी, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा? हिंदी प्रिपरेशन, इंग्लिश प्रिपरेशन की अलग वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर एक एक चीज इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई हुई है। DC3 देखोगे तो DC3 की मैंने ब्लॉक वाइज रिवीजन करवाई हुई है। DC3 की अगर मैं प्लेलिस्ट अगर आपको खोल के दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 इतनी बड़ी रिवीजन कर रखी है, ये भी आप देख सकते हो। ये था हमारा क्या, ये था हमारा पार्ट 1। ठीक है जी, पार्ट 2 जल्दी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके लिख देना है कि ये समझ आ गया और पार्ट 2 की वेट कर रही है। ठीक है जी, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ भी ज्वाइन करना हो सबके लिंक्स हमारे यूट्यूब की कोई भी, अगर आप जैसे ये आ गई ना, ये वीडियो है, किसी भी वीडियो में अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हो डिस्क्रिप्शन में तो आपको सारी की सारी डिटेल्स दिख जाती है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, इस लिंक पे क्लिक करोगे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, इस पे करोगे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल यहीं से क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल,
मेहनत करने से घबराना मत, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो तो मेहनत करने से घबराना मत। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना गलती से भी मत भूल जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैंने ये क्लास बनाई है। तो तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।